हेलो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल चैप्टर के आखिरी हेडिंग में हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास 3A मैं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि ये छोटी क्लास है। इसमें हम लोग केवल बची हुई जो हेडिंग है 2.6 समरी कवर करेंगे। अभी हमने पहले 2.5 तक कवर किया था और एक्सरसाइजेस भी की थी, फैक्टराइजेशन सीखा, ज़ीरोज़ निकालना सीखे, और अब इस चैप्टर को डिटेल में समराइज़ भी कर लेते हैं। चूँकि ये चैप्टर लेंदी है, इसलिए समरी भी मैं थोड़ा सा डिटेल्ड ही आपको बताऊँगा और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हमने क्या सीखा था? इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड फॉलोइंग पॉइंट्स। एक पॉलिनोमियल को एक जनरल फॉर्म में लिखा जाता है ए एन एक्स एन, एक्स मतलब एक्स की पावर एन है और ए एन इसका कोफिशेंट है, इसकी सबस्क्रिप्ट एन दी हुई है। इसी एक्स की पावर के घटते क्रम में इसको हम लोग लिखते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। और चूँकि डिग्री एन रखनी है तो ये जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, नहीं तो उसकी डिग्री एन नहीं रह जाएगी। आगे इसमें टर्म्स हैं, कुछ कुछ नाम है। मोनोमियल अगर 1 टर्म होगा, बाइनोमियल अगर 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल अगर 3 टर्म होंगे, और अगर डिग्री 1 होगी तो हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाइयर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। और अगर डिग्री 2 हो जाएगी तो कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है, आप जानते हैं। डिग्री 3 पे इसको क्यूबिक कहा जाता है। और ज़ीरो कब होता है? जब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी वेरिएबल के किसी वैल्यू पे अगर ज़ीरो हो जाए तो वो वैल्यू, वो रियल नंबर ए उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है। आपने देखा था ज़ीरो एक टर्म है, इट कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूडिंग ज़ीरो। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ज़ीरो कैन बी ज़ीरो और ज़ीरो कैन नॉट बी ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो दो अलग बातें हैं। एक ज़ीरो है डिजिटल ज़ीरो जो न्यूमेरिकल ज़ीरो है, और दूसरा ज़ीरो है जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, वो संख्या ज़ीरो है। Every linear polynomial in one variable has a unique zero. A non-zero constant polynomial has no zero, and every real number is a zero of zero polynomial. ये तो कन्वेंशन थी। फिर हमने देखा फैक्टर थ्योरम, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा, अगर पी ए ज़ीरो है तो वो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। फिर हमने आइडेंटिटीज़ देखी थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसको हमने एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से आगे एक्सटेंड किया था तीसरा टर्म इंट्रोड्यूस करके। फिर ये क्यूबिकल आइडेंटिटी है क्यूबिक उसकी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का माइनस होल क्यूब, माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इज नथिंग बट आप वाई की जगह माइनस वाई रख दें। और ये 14 नंबर पे बड़ी अच्छी आइडेंटिटी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाली आइडेंटिटी। और इसका हमने प्रूफ भी देखा था, इसको मल्टीप्लाई करने पे, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, यही इसका प्रूफ था। और अब इस चैप्टर की समरी को कंक्लूड करते हुए हम लोग फ्लिप करेंगे इसके एक्स्ट्रा नोट्स पे। हाँ, एक्स्ट्रा नोट्स पे आते हैं। समरी ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपद हिंदी में कहते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन होता है इसका, अभी आपने देखा ही है, ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन से लेकर ए ज़ीरो तक। ये जनरल फॉर्म कहते हैं जहाँ पे ए ज़ीरो, ए वन, ए टू, ए एन तक कॉन्स्टेंट्स हैं, और ए एन ज़ीरो नहीं है क्योंकि वो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशेंट है। ऑब्वियसली अगर डिग्री इसकी एन रहनी है तो ए एन ज़ीरो नहीं हो सकता। डिग्री एन हमको क्या बताती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर डिग्री एन है तो मैक्सिमम उसमें एन प्लस वन टर्म्स या पद होंगे। देखिए अब जैसे लीनियर में एटमोस्ट 2 टर्म्स होते हैं, ए एक्स प्लस बी इसका जनरल फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 3 हो सकते हैं और क्यूबिक में एटमोस्ट 4 हो सकते हैं। तो डिग्री यदि n है तो उसमें अधिकतम टर्म n प्लस वन हो सकते हैं, यानी अगर डिग्री 15 है तो उसमें 18 टर्म्स नहीं हो सकते। ऐसे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है। कम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम एक टर्म तो रहेगा ही ऑफकोर्स, वो जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है वो तो नॉन जीरो रहेगा, और अधिकतम जो उसकी लिमिट है वो है n प्लस वन। हाईएस्ट पावर को हम लोग लीडिंग टर्म कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड लीडिंग टर्म, मतलब वो लीड करता है। क्लियरली फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल ए एन कैन नॉट बी ज़ीरो। ऑब्वियसली अगर ए एन ही ज़ीरो हो गया इसमें तो वही बात है कि एन लीडिंग टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ए ज़ीरो कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर ज़ीरो। ये मैंने कहा था कांस्टेंट के साथ आप एक्स की पावर ज़ीरो छुपा हुआ देखिए। ए ज़ीरो को ए नॉट भी कहते हैं, एन ओ टी नहीं, एन ओ यू जी एस टी वाला नॉट। एक और सिंबल इसको लिखने का तरीका है सिग्मा। ये सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। जब किसी लंबी चेन को या लंबे कई सारे टर्म्स को सम अप करना होता है तो हम लोग सिग्मा का यूज़ करते हैं। अभी जल्दी ही ये भी आ जाएगा आगे।
सिग्मा ए के डॉट एक्स के की मतलब ये हुआ कि सबस्क्रिप्ट की जो कोफिशिएंट की सबस्क्रिप्ट है वही वेरिएबल की पावर है। देखिए दोनों जगह के है और के की वैल्यू 0 से लेकर n तक वेरी करती है। अब देखो के की वैल्यू 0 रखो तो ये हो जाएगा a0 इंटू x0 मतलब a0। k1 रखो तो हो जाएगा a1 इंटू एक्स। k2 रखो तो a2 एक्स स्क्वायर और सिग्मा मतलब सबको जोड़ते जाओ तो यही आपको ऊपर वाली चेन प्राप्त हो जाएगी। इसको लिखने का ये एक शॉर्ट नोटेशन है, सिग्मा नोटेशन। आगे आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जब सारे ही इसके कांस्टेंट्स जीरो हो जाएं तो जीरो पॉलिनोमियल मिलता है। और हमने देखा था इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। अब क्यों डिफाइंड नहीं है? देखिए जीरो पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए पैदा होता है कि इसको हम किसी भी तरीके से रैंडमली लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से। जैसे कि कोई लिख देगा पी एक्स इक्वल टू जीरो इंटू एक्स की पावर 3 तो ये डिग्री 3 हो गई क्या? कोई लिख देगा पी एक्स इक्वल टू जीरो इंटू एक्स की पावर 2 तो यहाँ से लग रहा है डिग्री 2 हो गई। कोई लिख देगा एक्स जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू स्क्वायर रूट एक्स। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स आ गया। स्क्वायर रूट एक्स में एक्स की पावर होल नंबर नहीं होती, इसलिए ये तीसरा वाला एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जब इतने सारे कन्फ्यूजिंग नोटेशंस पॉसिबल हैं तो देर इज़ नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए कन्फ्यूजन अराइज होता है और इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती इसी कारण से, क्योंकि उसको लिखने का कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूनिकनेस से ही चीज़ें डिफाइन की जा सकती हैं। जब कुछ यूनिक नहीं होता है तो फिर वो अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट कहते हैं इसको। आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। आप जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उनमें से 90% क्वाड्रेटिक्स होंगे और ये अगले ही क्लास में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 11 12 से लेकर आगे तक कंटिन्यू करेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मैंने कहा था ये पोस्टर बॉय हैं हमारे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के। आगे फैक्टराइजेशन हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमको इन द एंड एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है और लीनियर इक्वेशन को हम एट अ ग्लांस सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 लिखा है तो एक्स का मतलब एक्स हो गया माइनस बी बाई ए। तो अगर सारे ही फैक्टर हमको मिल जाए जो लीनियर हो तो उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स भाई लीनियर से इमीडिएटली बड़ा कौन सा हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री वाला। तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हमने स्प्लिटिंग मेथड सीखा था और वो बेस्ट होता है, मोस्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम वाला जो मेथड था उसमें ट्रायल एंड एरर और बहुत लंबा टेस्टिंग इन्वॉल्व थी। तो हम लोग स्प्लिटिंग मेथड को ही प्रेफर करेंगे। एग्जाम्पल भी किताब में दिया था ये वाला, जहाँ पे आपको मिडिल नंबर को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट टर्मिनल नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। यहाँ पे 17 को आपने 15 + 2 लिखा था और उसका प्रोडक्ट 30 आ गया था और सम आ गया था 17। अच्छा एक यहाँ पे है कि स्प्लिटिंग मेथड वोंट ऑलवेज वर्क। कभी कभी ऐसे पॉलिनोमियल भी आएंगे, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ ये, जहाँ कोई फैक्टर नहीं बन पाएंगे और यहाँ स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका कुछ हद तक जवाब तो आपको क्लास 10th में मिलेगा और इसका पूरा जवाब आपको क्लास 11th में मिलेगा, जिसे मैं पढ़ाऊँगा आगे। तो एक्चुअली आपके लेवल पे तो स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन आगे जैसे आप और ज़्यादा पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक्स में डीपर जाएंगे, तो कुछ क्वाड्रेटिक ऐसे आते हैं जो फैक्टराइज नहीं हो पाते और फिर स्प्लिटिंग मेथड उस पर काम नहीं करता है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ़ x इज इक्वल टू a इज़ अ ज़ीरो देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर। दैट इज़ इफ़ रिमाइंडर पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब यहाँ सिंथेटिक डिवीज़न दिखाया मैंने आपको रिवीजन के लिए। ऐसे ही तो करते थे, डिवाइज़र होता है, इसको डिवाइड किया, पी एक्स को डिवाइड, फिर क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, ऐसे ही तो होता था और रिमाइंडर पी ए आ गया। तो सिंथेटिक डिवीज़न से हम लिखते थे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डॉट क्यू एक्स प्लस पी ए, जहाँ क्यू एक्स हो गया क्वोशंट, पी ए एक नंबर है। पी ए अब पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक नंबर है जो कि रिमाइंडर कहलाता है। ये तो वही हो गया सिंथेटिक डिवीज़न ऑफ नंबर, जैसे होता है वैसे ही पॉलिनोमियल्स का हो गया। अब यहाँ पे एक नोटवर्दी फैक्ट है कि इन अर्थमेटिक डिवीज़न द रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइज़र। जब हम अर्थमेटिकली डिवाइड करते हैं संख्याओं को तो जो शेषफल आता है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है ऑब्वियसली, तभी वहीं पे डिवीज़न स्टॉप कर जाता है। उसी तरह अलजेब्राइक डिवीज़न में जहाँ पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न इन्वॉल्व होता है वहाँ पे
रिमाइंडर की डिग्री छोटी होती है डिवाइज़र की डिग्री से। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से, यानी पी जो रिमाइंडर आया ना, इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होगी। अब देखो डिवाइज़र यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है 1, तो 1 से छोटी डिग्री क्या संभव है? ओनली 0, क्योंकि डिग्रीज को तो होल नंबर रहना है। हाँ, इन पॉलिनोमियल्स द डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज स्मॉलर दैन डिग्री ऑफ डिवाइज़र पॉलिनोमियल, विच मीन्स डिग्री ऑफ पी ए शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, क्योंकि पी ए रिमाइंडर है, विच मीन्स डिग्री ऑफ पी ए शुड बी लेस देन 1। एक्स माइनस ए की डिग्री तो 1 ही होगी ना, ये लीनियर आ गया। विच मीन्स डिग्री ऑफ पी ए शुड बी 0, विच अगेन मीन्स पी ए इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। बाई डेफिनेशन आपने देखा था कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, तो यहाँ से मिलता है हमको नीचे जो आएगा वो एक नंबर होगा पी ए, और वही नंबर जब 0 हो जाएगा तब x माइनस ए से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा पी एक्स। समझिए, वही न्यूमेरिकल एनोलॉजी लीजिए, जब शेषफल या रिमाइंडर 0 आता था तो पूरी तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट काम करता है। आगे देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को के फैक्टराइजेशन के लिए हम लोगों ने मेथड सीखा था, फाइंड अ लीनियर एंड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर टू सिंप्लीफाई। अब हमने देखा है कि जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, वैसे ही पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में डिग्रीज ऐड हो जाती हैं। डिग्री 1 पॉलिनोमियल इनटू डिग्री 2 पॉलिनोमियल विल गिव डिग्री 3 पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर से जब क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा क्यूबिक। पावर्स ऐड इन मल्टीप्लिकेशन, सिमिलर फिनोमेना हैपेंस इन पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा क्यूबिक। तो अगर क्यूबिक का हमने एक लीनियर फैक्टर ढूंढ निकाला है तो बचा हुआ फैक्टर निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक ही होगा, हमने देखा भी था। अब इसको करने का एक जनरल वर्किंग रूल मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं। पहले काम क्या कीजिए, जब क्यूबिक सामने आए आपके, जैसे ही क्यूबिक के फैक्टराइजेशन करना हो तो फर्स्ट इजी गेस, फाइंड वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट 1, -1, 2, -2। इन चार में से कोई ना कोई एक शर्तिया रूप से 0 आ जाएगा निश्चित रूप से आपके लेवल पे। फर्स्ट इजी गेस, फाइंड वैल्यूज ऑफ P1, P-1, P2, P-2 एट योर लेवल, एनी वन ऑफ देम शुड कम 0, आ ही जाएगा। से इफ P1 इज 0, अगर P1 0 हो गया तो निश्चित रूप से x-1 एक लीनियर फैक्टर मिल जाएगा आपको। यहीं से शुरुआत होती है, हमको लीनियर फैक्टर मिल गया, अब हम क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंथेटिक डिवीजन से। x-1 से उस पेरेंट पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो तो आपको qx प्राप्त हो जाएगा। qx इक्वल टू px डिवाइडेड बाई x-1। ये तो डिवीजन परफेक्ट होगा क्योंकि हमने ये देखा है ऊपर कि x-1 एक फैक्टर है, यहाँ से आपको qx प्राप्त होगा। अब इस qx पे हम स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे और इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो बचे हुए 2 फैक्टर भी प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें जो ट्रिकी स्टेप है वो स्टेप 3 है। सिंथेटिक डिवीजन हमेशा उतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट मेथड है, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स। देखते हैं क्या है ऑल्टरनेट मेथड ऑफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। इसमें हम स्टेप 3 को स्टेप 3A और 3B में स्प्लिट कर लेते हैं, स्टेप 3 को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फाइंड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ माइनस 7x माइनस 6। यहाँ पे px दिया है आपको, x³ माइनस 7x माइनस 6, इसको हमको फैक्टराइज करना है। पहले इसका हमको क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है और उसके बाद इसे पूरी तरह फैक्टराइज करना है। स्टेप 3A, ट्राई p-1। p1 p-1 ट्राई करोगे तो p-1 0 आ जाएगा इसका। देखो ये आएगा -1 + 7 -6। तो इससे पता लग गया x-1 एक रूट है बाय फैक्टर थ्योरम। फिर ये आ गया x + 1 एक फैक्टर हो गया इसका। नाउ यू कैन राइट px एज x + 1 इंटू सम क्वाड्रेटिक फैक्टर। यही तो इसका जनरल फॉर्म होगा। अगर x + 1 px का फैक्टर है और px क्यूबिक है तो हम लिख देंगे px इक्वल टू x + 1 इंटू सम क्वाड्रेटिक फैक्टर, और क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म ये होती है, तो px इक्वल टू x + 1 इंटू ax² + bx + c। अब यहाँ पे a b c ही अननोन नंबर्स हैं, अगर a b c हमें पता लग जाए तो हम कह देंगे ये क्वाड्रेटिक भी हमने जान लिया। फिर उसको हम स्प्लिटिंग मेथड से फर्दर स्प्लिट कर लेंगे, फर्दर इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब स्टेप 3B पे आते हैं। इस स्टेप पे हम लोग नंबर्स a b c को
को पता करेंगे। ये नंबर ए बी सी ही निकालने हैं। देखिए वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, ये ऊपर से सीधे कॉमन बोरो कर लिया है हमने। पी एक्स जो है एक्चुअल तो यही पॉलिनोमियल था, ये क्यूबिक जो दिया था इन क्वेश्चन, ये आ गया, इस रूप में होना चाहिए ये। अब मल्टीप्लाई टर्म बाई टर्म, जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ध्यान से करना इस येलो वाले पार्ट को। ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स प्लस वन को जब इस अंदर वाले क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। यहाँ पे 1 डिग्री के टर्म को अगर एक ही बार लिखोगे तो कॉमन लेते चलो, आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी, विच इज सेम एज अपना पेरेंट पॉलिनोमियल जो इन क्वेश्चन था, ये आ गया। अब देखो दोनों ही पॉलिनोमियल्स बराबर हैं प्रिंसिपली। लेफ्ट हैंड पे तो वो जो क्वेश्चन में दिया था वो है, और राइट हैंड पे हमने इसको ए बी सी के टर्म्स में निकाल लिया है। अब कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट का रूल ये होता है कि अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल हैं तो कोफिशिएंट ऑफ सेम डिग्री टर्म्स आर आल्सो इक्वल। इफ टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल देन द कोफिशिएंट्स ऑफ सेम डिग्री टर्म्स आर आल्सो इक्वल। मतलब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी, देन ए इज इक्वल टू ई, बी इज इक्वल टू एफ एंड सी इज इक्वल टू जी। करस्पॉन्डिंग जो डिग्री के टर्म्स है ना उनके कोफिशिएंट बराबर हो जाते हैं। ये मेथड ना पेज नंबर 33 पे यूज़ हुआ था। आप ध्यान से देखना, स्प्लिटिंग मेथड के प्रूफ में लिखा हुआ है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। जो स्प्लिटिंग मेथड का प्रूफ था मैंने कहा तो उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। वहाँ पे ये मेथड यूज़ किया गया है, आप पढ़ना इसको। तो ये कोई बहुत नया मेथड नहीं है, इसमें कि आपको डिवीजन से और वो इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता, आपको सीधे आंसर आता है। एक एल्गोरिथमिक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। देखिए कैसे। अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। एक चार्ट बनाया मैंने, LHS और RHS। LHS में ये पॉलिनोमियल था और RHS में ये पॉलिनोमियल था। इनके जब कोफिशिएंट जब समान पदों के बेसिकली समान डिग्री के टर्म्स के जब कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कंपेयर करो, यहाँ 1 है, LHS में 1 है, RHS में a है, तो आगे 1 इज इक्वल टू a। आपको a पता लग गया। आपको a b c 3 पता करने थे, पहले ही चरण में आपको a पता लग गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं LHS में, तो ये शून्य हो गया। भाई दिस लेफ्ट हैंड साइड पॉलिनोमियल इज फ्री फ्रॉम एक्स स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। राइट हैंड साइड पे ये कोफिशिएंट a प्लस बी नज़र आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू ऑलरेडी 1 पता है, तो b आ गया -1। ये सिंपल, ये भी एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन ही तो है। a b c d की इक्वेशन शुरू हो गई यहाँ पे। तो इक्वेशंस तो अब आती रहेंगी, हर क्वेश्चन में इक्वेशन आएगी और उसको सॉल्व करने का एक ही सिस्टमेटिक तरीका है, सॉल्व द इक्वेशंस। या आगे तक हर क्लास में आपको इक्वेशन से ही डील करना है, तो इसको देख के इसमें एक एक्सपर्टीज़ लाइए। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर किया तो आपको मिल गया 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ से b आ गया -1। गुड, हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया। अब सीधे देखो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अगर इक्वेट करोगे, x की पावर 0 वाला ये कंपेयर करोगे तो इधर -6 है, इधर c है, तो c इज इक्वल टू -6 हो गया। ये इस बात से भी अटेस्ट होता है कि अगर आप कोफिशिएंट x कंपेयर करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ -7 है LHS में, राइट हैंड पे b प्लस सी है, तो b प्लस सी की वैल्यू -6 इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ठीक है, हमने a b c की वैल्यू निकाल ली, करेक्टली निकाल लिया है बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 6। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो था, जो a b c के रूप में लिखा हुआ था, अब हम निकाल लेंगे इसको। a b c की वैल्यू रखो यहाँ पे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। दिस इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इनफैक्ट ये इतना सिस्टमैटिक है कि इसके लिए जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इसके लिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं सी में या जावा में। और फैक्टराइजेशन के लिए इनफैक्ट आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग में अगर आपको अपना करियर बनाने का मन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ले लेकर इसके लिए कोडिंग करना शुरू कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी एक्सरसाइज है। कंप्यूटर में भी इनफैक्ट ऐसे ही फैक्टराइज किया जाता है, जो एक्सेल जो किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर फैक्टराइजेशन आप देखना चाहोगे तो बिहाइंड द सीन एल्गोरिथम तो यही है। तो गिव इट अ ट्राई कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे। कंप्यूटर साइंस इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया ये सिस्टमैटिक मेथड है, इसको आप ट्राई करें। फाइनली क्या करना है हमको, जब हमको क्वाड्रेटिक टर्म प्राप्त हो गया जो बेसिकली QX है,
तो उसको अब हम अपने जाने पहचाने मेथड से स्प्लिटिंग मेथड लगाकर फैक्टराइज कर लेंगे। फाइनली स्टेप 4, बाय स्प्लिटिंग मेथड यू कैन फाइंड फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ क्या करना है, -1 को लिखा है, हिंट दिया है, -1 को लिखा 2 प्लस -3। अगर ऐसा करोगे तो फैक्टर आ जाएंगे इसके x प्लस 2 x माइनस 3। तो इवेंचुअली px आ गया। x प्लस 1 वाला फैक्टर तो पहले निकाला था, x प्लस 2 x माइनस 3 अब निकाल लिए, तो px आपका ये आ गया। इसको चेक करना है तो अपने आंसर को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। इन तीनों को जब टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपना ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में दिया था वो मिल जाएगा। ओरिजिनल जो दिया था ये वाला, ये मिल जाएगा। यही आपके उत्तर की जांच हो गई। चेक योर आंसर योरसेल्फ। एग्ज़ाम में अक्सर बेटर होता है अगर जल्दी आप करें पेपर तो अपना आंसर चेक कर लें जहाँ जहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर सेल्फ कंटेंट इसका एक वेरिफिकेशन भी हो जाता है। आगे कुछ डिडक्शंस देख लेते हैं। डिडक्शन क्या होते हैं, एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला निकालना। हमने 4 आइडेंटिटीज़ देखी थी, 1 2 3 4, और मैंने कहा भी था कि डिडक्शन से आप आइडेंटिटी नंबर 4 से पहली, दूसरी और तीसरी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अगर 4 में a और b की वैल्यू y रख दो तो आपको 1 मिल जाएगी। ये करके देखो, करके जब आपको करोगे तो बहुत एक फेमिलियरिटी आएगी इससे और डर निकलेगा, आपको वो 4 अलग आइडेंटिटी नहीं दिखाई देंगी। उसी प्रकार आइडेंटिटी 4 में अगर आप a और b की वैल्यू -y रख दोगे तो आपको 2 मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, जो हमने कल ही देखा है हेडिंग 2.5 में। और इसमें अगर आप a की जगह y और b की जगह -y रखोगे 4 में तो ध्यान दो a प्लस बी 0 हो जाएगा यहाँ पे, और a भी हो जाएगा -y², तो ये आपको आइडेंटिटी 3 दे देगा। ये करना है, यहाँ मैंने लिखा लर्न द यूनिफिकेशन कट द क्रैमिंग। अगर आप यूनिफिकेशन देख पा रहे हो तो आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लर्न द यूनिफिकेशन कट द क्रैमिंग। एक और देख लेते हैं, कल हमने क्वेश्चन भी किया था। आइडेंटिटी 8 जो मैंने कहा था काफ़ी अच्छी आइडेंटिटी, काफ़ी स्मार्ट आइडेंटिटी है। इसमें अगर आप z0 रख दोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो जाएगा। ये करना, आइडेंटिटी 8 में z की वैल्यू 0 रखो तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज 41 पे जो दिया है वो दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। एक जगह y प्लस 1, एक जगह y की वैल्यू -y रखी है। ये भी एक हिंट है, क्वेश्चन नंबर 9 को करने का तरीका है। एक तरीका तो कल हमने पहले डिस्कस किया था कि राइट साइड के इनको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। एक तरीका ये है कि आप z0 रख दो यहाँ पे तो आपको ये टर्म प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, ये यूनिफिकेशन डिडक्शन बहुत ज़रूरी है। और वही मैंने कहा था कि मैथ्स में ना अनेकता में एक रूपता देखने की कोशिश करो तो चीज़ें आसान होती हैं, और मैथ्स उतना डिफिकल्ट नहीं है। हज़ारों फार्मूले एक्चुअली बॉयल डाउन कर जाते हैं कुछ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ फार्मूलाज में। तो उसके लिए आपको डिडक्शन और यूनिफिकेशन आना चाहिए। एक ही चीज़ मैथ्स में कई बार कई तरीके से बताई जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने कहा है, वो है हेनरी पॉइनकेयर। इनका एक दिया गया कोटेशन आप याद रखिएगा, मैथमेटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ गिविंग द सेम नेम टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैथमेटिक्स वो कला है जिसमें हम एक नाम देते हैं अलग अलग चीज़ों को। तो यूनिफिकेशन सीखिए, डिडक्शन सीखिए, इससे आपको चीज़ों को समझने में, उनकी एक रूपता देखने में मदद मिलेगी। और अंत में एक क्वेश्चन कर लिया जाए ट्रू फॉल्स का। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ट्रू फॉल्स। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ सेट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स where average of cubes it is impossible to find a set of 3 distinct natural numbers where average of cubes equals product of numbers। 3 प्राकृतिक संख्याएं, 3 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं ढूंढ पाना असंभव है जिनके घनों का औसत उनके गुणनफल के बराबर हो जाए। हिंट है क्वेश्चन नंबर 12-13 ऑन पेज 41। पेज 41 पे क्वेश्चन नंबर 12-13 बड़े काम के थे, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैंने एक बात लिखी है नीचे, बी अवेयर ऑफ क्वेश्चंस वर्डेड अनमैथमेटिकली। जो क्वेश्चन गणितीय लहजे में ना लिखे हों उनसे जरा सावधान रहिएगा, वो बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ नंबर्स और मैथमेटिकल सिंबल नज़र नहीं आते, सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी जो भी होती है भाषा नज़र आती है। तो वो क्वेश्चन आपको 2 जगह चेक करते हैं, एक तो आपकी लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं और ऑफकोर्स मैथमेटिक्स भी चेक करते हैं। तो बी अवेयर ऑफ क्वेश्चंस वर्डेड अनमैथमेटिकली। ओके, ये कीजिएगा। और ये समरी भी यहाँ पे ख़त्म है। अब ये चैप्टर समाप्ति की ओर है।
इसमें अब और क्या कर सकते हैं आप, एक बार फिर से पूरी बुक का ये चैप्टर ढंग से रिवाइज कीजिएगा, सारी हेडिंग्स पढ़िएगा, गो स्लो, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। फाइन, तो ये चैप्टर थियोरेटिकली यहाँ समाप्त हो गया। अब इसकी अगली क्लास हम लोग लेंगे वही जो आखिरी क्लास होती है, एक्सपेरिमेंटल DIY। हमने इसकी सारी हेडिंग्स फिलहाल कवर की, समरी भी हमने डिटेल में कवर की। और ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और थोड़ा अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा वक्त दीजिए, वर्किंग ज़रूर कीजिए, सारे नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके फाइन, गुड बाय।